100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी मौत की आखिरी सांसें गिन रहा है और एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसके मरने का इंतजार कर रहा है। रात का अंधेरा, बस एक मोमबत्ती की रोशनी, और जैसे ही वो मरता है, सफेद दाढ़ी वाला आदमी तुरंत उसके शरीर को बीच से काटकर अंदर के पुर्जों को बाहर निकालकर उल्टे अक्षरों में 30 पेज नोट्स बनाने लगता है। यह इंसान था लियोनार्डो डा विंची, इतिहास का सबसे कर्स्ड जीनियस, जिसके सामने महान से महान साइंटिस्ट जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन या टेस्ला भी सिर्फ ताली बजाते दर्शक लगते हैं, क्योंकि लियोनार्डो ने सिर्फ एक या दो फील्ड्स नहीं, 20 अलग अलग दुनियाओं में ऐसी खोजें की जिनके राज आज तक साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें भगवान के डिजाइन का कोड है, आत्मा का शरीर में लोकेशन है, खूबसूरती का फॉर्मूला है, उड़ने के सीक्रेट्स हैं, सभ्यताएं तबाह करने के हथियार है, मुर्दों के हर एक अंग, ब्लड वेसल और नर्व्स की डिटेल ड्राइंग्स है, और यहां तक कि अपने खुद के मौत की तारीख की भविष्यवाणी तक है। और उन्होंने ये सारा ज्ञान अपने पर्सनल नोटबुक में कैद कर लिया और उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। 13,000 पेजेस उल्टे हाथों से लिखे गए, 500 साल पुराने। ये सिर्फ नोटबुक नहीं थी, ये कर्स्ड जीनियस का कागजों पर उतारा गया दिमाग था, जो आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। साल 1580, लियोनार्डो को मर के 60 साल हो चुके हैं। एक इटालियन आर्टिस्ट पोम्पियो लियोनी थोड़ी इंस्पिरेशन की तलाश में एकदम सस्ते में कुछ पेपर्स खरीदते हैं, और जैसे ही उन्होंने उन पेपर्स को खोला, उनकी सांसें थम और आंखें खुली रह गई। हर पेज पर उल्टे अक्षर राइट से लेफ्ट लिखे गए, सिर्फ आईने में ही पढ़े जा सकते थे। अंदरूनी ऑर्गन्स की डिटेल्ड तस्वीरें, जैसे किसी ने शरीर को लेयर बाय लेयर काट कर बनाई हो। डेंजरस हथियारों के डिजाइन्स जो साम्राज्यों को बर्बाद कर सकते थे। 400 साल आगे की टेक्नोलॉजीज जैसे हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर्स, मैकेनिकल रोबोट्स, मशीन गन्स, जो उस समय सोच से भी परे थी। अजीब भविष्यवाणियां, मैथमेटिकल फॉर्मूले जो किसी अननोन भाषा में लिखे गए थे। और सबसे चिलिंग बात, पन्नों पर खूनी उंगलियों के सूखे हुए निशान लगे थे, मानो किसी ने सड़ते हुए मांस को छूकर लिखना शुरू किया हो। लियोनी ने तुरंत इन 2500 पेजेस को 2 बड़े वॉल्यूम्स में ऑर्गेनाइज किया। 1111 पेजेस का कोडेक्स एटलांटिकस, जिसमें सारे साइंटिफिक और टेक्निकल वर्क को ऑर्गेनाइज किया, और कोडेक्स एरुंडेल, जिसमें सारे एनाटॉमिकल, आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल वर्क को कलेक्ट किया। मगर उन्होंने सारे डेट्स और टॉपिक्स को आपस में मिक्स कर दिया और हमेशा के लिए लियोनार्डो के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी मौत के बाद उनकी फैमिली ने इन 2 वॉल्यूम्स के अलग अलग पार्ट्स बनाकर उसे बेच दिए, जहां से डा विंची का काम बंटकर इटली से स्पेन, फिर इंग्लैंड और फ्रांस तक चला गया। 300 साल बाद 1800s का दौर आता है, और अब जाकर रिनेसांस स्कॉलर्स की नजरें इन किताबों की रहस्यमयी गहराइयों में जाने लगती है, और कुछ अजीब पैटर्न्स पर इनकी नजरें अटकती है। पहला पैटर्न, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स में ऐसे नोट्स थे जो चर्च और बाइबल के खिलाफ जा रहे थे। न्यूबॉर्न बच्चे का गर्भ में जन्म, दिल के धड़कने की तस्वीरें, खून का शरीर में सर्कुलेशन, ऐसे कई सारे ड्राइंग्स थे। दूसरा पैटर्न, इन ड्राइंग्स में हथियारों के डिजाइन्स को जानबूझकर गलत बनाया गया था। टैंक के गेयर्स उल्टे रखे गए, क्रॉसबो का फायरिंग मैकेनिज्म गलत, जैसे इसके जरिए कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहते हो। तीसरा पैटर्न, कई सारे ड्राइंग्स, स्क्रिप्ट्स और मास्टरपीसेस आधे अधूरे छूट गए थे। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों, और ऊपर से पेजेस पर खून के सूखे हुए धब्बे। क्या इनकी समय से पहले मौत हो गई थी? तो स्कॉलर्स ने एक थियरी बनाई। लियोनार्डो डा विंची एक रहस्यवादी जीनियस था, जिसने जानबूझकर अपने नायाब ज्ञान और रहस्यमय खोजों को उल्टे अक्षरों में एनक्रिप्ट किया। क्यों? क्योंकि चर्च उसे मार देता। देखो, 16वीं सदी के इटली में चर्च के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। अगर तुमने कुछ ऐसा कह दिया या लिख दिया जो बाइबल के अगेंस्ट जाता था, तो केस, टॉर्चर और मौत। 1600s में जियोर्डानो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, जस्ट क्योंकि उन्होंने कहा कि सन सूर्यमंडल के सेंटर में है, अर्थ नहीं। 1633 में गैलीलियो को भी जेल में डालकर शांत कर दिया गया था, और लियोनार्डो, वो 1513 में तो ऑलरेडी धर्म विरोधी घोषित हो चुके थे। लियोनार्डो जानते थे कि अगर उनकी इंसानी शरीर की खोजें, पृथ्वी के सूरज को चक्कर लगाने के प्रूफ्स और इंसानी गर्भ यानी एम्ब्रियो की रियल स्केचेस अगर पब्लिश होती है, तो चर्च उन्हें भी जला देते।
और इसीलिए उन्होंने कोड लैंग्वेज में लिखा। और 1900s में ये थियरी इतनी पॉपुलर हो गई कि इस पर कई सारी वर्ल्ड फेमस किताबें लिखी गई। डिकोडिंग डा विंची, लियोनार्डो सीक्रेट कोड, द हिडन मैसेजेस एटसेट्रा। मगर ये सारी किताबें सिर्फ आधी ही सच्चाई को सामने रख रही थी, मगर पूरी सच्चाई तो इससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। लियोनार्डो एक ऐसा छुपा हुआ जीनियस था जो 100 सालों में नहीं बल्कि 10,000 सालों में एक बार आता होगा। बट अंत में अपनी मौत के समय लियोनार्डो ने खुद की जिंदगी को एक बहुत बड़ा फेलियर बताया। सो लियोनार्डो के नोटबुक्स में क्या थे वो सीक्रेट्स और इनमें छुपे इन अजीब पैटर्न्स के पीछे की क्या सच्चाई थी। साल 1938 एक किताब पब्लिश होती है जिसने फाइनली लियोनार्डो के छुपे हुए सारे राज खोल दिए। इसे एक ऐसे शख्स ने लिखा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी आर्ट के इतिहास में दफन सच्चाइयों को ढूंढने में लगा दी। लुडविग हेडेनरीच, एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन। और इसी के साथ दुनिया ने पहली बार डिस्कवर किया लियोनार्डो डा विंची का असली चेहरा। 15 अप्रैल 1452 विंची गांव, इटली। एक नाजायज बच्चा पैदा होता है एक अपर मिडिल क्लास बाप सेर पियरो और एक गांव की मजदूर मां कैटरीना को। बच्चा नाजायज था, इसीलिए नाम मिला सिर्फ लियोनार्डो और सरनेम गांव ने दान कर दिया डा विंची यानी फ्रॉम विंची। उस दौर में नाजायज बच्चों को डेविल्स चाइल्ड कहकर ठुकरा दिया जाता था। और लियोनार्डो पर तो एक काला निशान था, लेफ्ट हैंडेड होने का, जिसे चर्च शैतान की पहचान मानता था। स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं, समाज में कोई पहचान नहीं, घर जमीन विरासत पर कोई अधिकार नहीं। बाप ने तक साथ छोड़ा, मां किसी और के साथ चली गई। लियोनार्डो का बचपन एक ऐसे गुनाह की सजा बन गई जो उसने खुद कभी की ही नहीं थी। और ऐसे बचपन बच्चे नहीं, दृष्टिकोण पैदा करते हैं। अगर दुनिया मुझे नहीं देखती तो मैं खुद को देखूंगा और मैं खुद की आंखों से दुनिया को समझूंगा। जिस बच्चे ने कभी अक्षर लिखना नहीं सीखा उसने देखना सीख लिया। ऑब्जर्वेशन उसकी भाषा बन गई और पैटर्न्स उसके अक्षर। वो अजीब नॉट्स, रेशे और घास के माइक्रो स्ट्रक्चर्स को बनाता। लोग हंस पड़ते, लेकिन उसकी आंखें दुनिया के ऊपर नहीं, दुनिया के अंदर देख रही थी, पैटर्न्स को, बारीकियों को। वो प्रकृति के टेक्सचर में हिडन कोड्स को ढूंढकर प्रकृति की भाषा को समझ रही थी। यहां पर आर्ट का नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन ऑब्सेशन का जन्म हो रहा था। यह आदमी दशकों तक एक एक ब्रश स्ट्रोक्स को एनालाइज करता रहा। उसका ऑब्सेशन था क्लैरिटी। एक दिन 12 साल का लियोनार्डो एक पेड़ को घूर रहा था और एकदम से उसके दिमाग में एक बॉम्ब फटता है। उसने देखा सभी पेड़ों के ट्रंक्स का साइज उनके सारे ब्रांचेस के कंबाइंड साइज के जितना है और उनके एक ब्रांच का साइज सारे छोटे टहनियों के कंबाइंड साइज जितना है। यह ऑब्जर्वेशन आज साइंस में लियोनार्डोज रूल कहलाया जाता है, एक प्योर मैथमेटिकल प्रिंसिपल, कॉन्जर्वेशन ऑफ नेटवर्क्स फ्लो। पेड़ में क्या होता है? सैप। सो फ्लो एंटरिंग द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लो एग्जिटिंग द सिस्टम। इसी सिद्धांत से हमारे आर्टरीज ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शहर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहां तक कि इंटरनेट डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। 13 साल का लियोनार्डो जब विंची के पहाड़ों को देखता तो उसे जमीन का ढेर नहीं, दूरियों के साथ घटता कॉन्ट्रास्ट दिखता। कलर्स ब्लू और ग्रे की तरफ शिफ्ट होते दिखते और एजेस ब्लर होते हुए दिखते। वो ऑप्टिकल स्कैटरिंग को समझ रहा था और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक नए सिद्धांत को कॉल्ड एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। ये प्रिंसिपल आगे सारे लैंडस्केप पेंटिंग का एक फंडामेंटल रूल बनेगा और मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स में भी यूज होगा। जहां लोग दौड़ते घोड़ों और छलांग लगाती बिल्लियों में सुंदरता देखते, लियोनार्डो उनमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, टेंडन एक्सटेंशन और रोटेशनल सिमेट्री देख रहा था। वो देख रहा था फिजिक्स और बायोलॉजी जब दुनिया सिर्फ देख रही थी ब्यूटी। और ये सब गैलीलियो और न्यूटन से पहले हो रहा था, जब साइंस के पास शब्द भी नहीं थे उसके ऑब्जर्वेशन को बयां करने के लिए। लेकिन लियोनार्डो की जिंदगी अब मुड़ने वाली थी, क्योंकि 14 साल की उम्र में इसे एक अप्रेंटिस की तरह ले लिया फ्लोरेंस के सबसे बड़े आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरोचियो ने। बट ये कोई आर्ट स्कूल नहीं था। वेरोचियो लियोनार्डो से पोछे लगवाता, कपड़े धुलाता, खाना बनवाता और फिर जाके उसे कहीं पर नसीब होता कलर को मिक्स करना, मिनरल्स को ग्राइंड करना और पेंट ब्रश को हाथ लगाने वाला काम। इस बच्चे में कोई तो प्रॉब्लम है, वेरोचियो ने जल्द ही नोटिस किया, क्योंकि अक्सर लियोनार्डो एक काम हाथ में लेता, उसे आधा छोड़कर दूसरे पर चला जाता। आधे स्केचेस, आधे मॉडल्स, आधी पेंटिंग्स। लियोनार्डो के दिमाग में एक प्रॉब्लम थी जो हम सब में भी है, जिससे वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा और अंत में खुद को सबसे बड़ा फेलियर कह के मरेगा।
इस पेंटिंग को जरा देखना, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, एक ऐसी पेंटिंग जिसके बाद लियो के गुरु वेरोचियो ने पेंटिंग ही छोड़ दिया। यहां लेफ्ट साइड में एक रोप पकड़े हुए एंजल दिख रहा है। बस इस एक एंजल को लियोनार्डो ने बनाया था और इसमें इतना साइकोलॉजिकल डेप्थ है, डिमेंशन और इमोशन है कि लियो के मास्टर ने कहा, मेरे पर लानत है कि एक बच्चे ने मेरे से बेहतर बना के दिखा दिया। मैं आज से कभी भी रंग नहीं छूंगा। सच्चाई सामने थी। लियो ने आर्ट में साइंस यूज करके एक फ्लैट कैनवस में डेप्थ और इमोशन भर दिया। यह एक सबूत था कि प्योर मेहनत ने नहीं, एक साइंटिफिक नजरिए ने लियो को सक्सेस दिलाया। और यही तो है द साइको माइंडसेट। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नजरिया है। आप वीडियो नहीं देख रहे, आप दृष्टिकोण डेवलप कर रहे हो। 1476 फ्लोरेंस। बस एक रात लियोनार्डो की पूरी जिंदगी बदल देती है। उसके अंदर के छुपे हुए पागलपन को आग लगा देती है। रात के अंधेरे में किसी ने छुपके से फ्लोरेंस कैथेड्रल के पास एक स्पेशल बॉक्स में कागज डाल दिया। लिखा था, लियोनार्डो डा विंची ने एक 17 साल के लड़के के साथ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। अब यह कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं था। इसके लिए सजा थी टॉर्चर, सालों तक कैद और कभी कभार तो जिंदा जला देना। पर क्योंकि इस केस में एक बड़े घराने के लड़के का भी नाम था, लियोनार्डो की किस्मत ने उसे बर्बादी के किनारे से जस्ट बचाकर मानो उसे नई सांसें दे दी। पर उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। एक अच्छी सोच रखने वाले मासूम से लड़के को अब फ्लोरेंस की गली गली घिन और शक की नजर से देखने लगे। सोचो, आज गे होना तो लीगल है, फिर भी समाज किस नजरों से देखता है। यह तो वो दौर था जब गे होना सबसे निचले स्तर का अपराध माना जाता था। दर्द इतना गहरा था कि लियोनार्डो की खुद की पहचान ही अंदर से बिखर गई। बट वो कहावत है ना, नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ मैन रीबिल्डिंग हिज ब्रोकन सेल्फ। इसी हादसे के बाद ही जन्म होता है डा विंची के सिर फिरे पागलपन का और इवन पावर के प्यास का। 4 सालों तक लियोनार्डो ने खुद को घर पर ही बंद रखा और अपनी जिंदगी के एक नए साथी को जन्म दिया, उसकी नोटबुक्स को। उसकी दुनिया अब लोग नहीं, उसके ख्याल, उसके सवाल और उसके स्केचेस बन गए। उसने अपने अस्तित्व को ही कागजों में लॉक कर दिया था और उस नोटबुक में पेज दर पेज एक नई दुनिया विकसित होने लगी। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से 400 साल आगे चल रही थी। और अब आप डिस्कवर करोगे एक कर्स्ड जीनियस के दिमाग का रियल टाइम एवोल्यूशन उसकी अपने किताब के सफर के जरिए। किताब खुली और डा विंची का नया जन्म हो रहा है। Nothing can be loved or hated unless it is first understood. The greatest deception men suffer from is from their own opinions. I isolate myself so that the failure of the world cannot reach me. मैं कौन हूं? आत्मा कहां पर रहती है? दर्द, शर्म, डर, ये जज्बात कहां पर बसते हैं? Tell me if anything can be more admirable than the reasoning of the soul. सच्चाई जानना अब लियोनार्डो की हॉबी नहीं, जिंदगी का वजूद बन गया था। यह सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन था, क्यूरियोसिटी का खुद की पहचान बन जाने का। लियोनार्डो डा विंची का द साइको मोमेंट। अब उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना था, बल्कि रियलिटी को डिकोड करना था, जिसकी शुरुआत होती है खुद के ही पहचान को लेकर सवाल उठाना। कई सालों तक किताबें पढ़कर लियोनार्डो ने फाइनली 1489 में इन जवाबों के लिए इलीगली मुर्दे लाशों को स्मगल करना शुरू किया और उन्हें काट कर, खोपड़ी खोलकर ये डिटेल ड्राइंग्स बनाई। इन तस्वीरों को देखना, ये ऑलमोस्ट एक एमआरआई मशीन का स्लाइस लगता है, एमआरआई बनने से 500 साल पहले। और उसमें डा विंची ने लिटरली दिमाग को स्कूप आउट करके ये 4 वेंट्रिकल्स को ड्रॉ किया, जहां उस समय के फिलोसोफर्स को लगता था आत्मा, जज्बात और इमेजिनेशन बसते हैं। आज हम जरूर जानते हैं ये सच नहीं है। ब्रेन के वेंट्रिकल्स सिर्फ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्रिएट करते हैं जो दिमाग को खोपड़ी से इंसुलेट करता है। बट ये ड्राइंग्स एक्सट्रीमली एक्यूरेट है और ये सारे एरियाज दिखाते हैं। वो लिखते हैं, टेल मी इफ एनीथिंग कैन बी मोर एडमायरेबल देन द माइंड ऑफ अ मैन। वेल, शायद एक इंसान की पहचान, उसका चेहरा। मगर लियोनार्डो के लिए खूबसूरती कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला था। वो लिखते हैं, द हेड इज रूल्ड बाय ज्योमेट्री। एक अट्रैक्टिव चेहरा ऊपर से नीचे तक 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है। फोरहेड से ब्रो, ब्रो से नोज बेस और नोज बेस से चिन तक। आंखों के बीच से दोनों साइड सिमेट्रिकल और कान लगभग बीच में आता है। ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम ऑफ रेशियोज है, एक लिविंग इक्वेशन। एक एवरेज इंसान ब्यूटी को एक फीलिंग बोलकर छोड़ देगा, लियोनार्डो उसमें भी पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। रियलिटी में
इस दुनिया में, ब्रह्मांड में पैटर्न्स ढूंढना ही साइको माइंडसेट है जो हम मिलकर डेवलप कर रहे हैं अपनी क्यूरियोसिटी से। मगर कोई चीज हमें दिखती ही क्यों है? ये तो रफ आर्ट वर्क में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये काम लियोनार्डो का है, जिसमें देखना कैरेक्टर कैसे फोटो जैसा रियलिज्म दिखा रहा है। और ये एक दूसरे आर्टिस्ट सैंड्रो बॉटिचेली का काम है, स्ट्रॉन्ग आउटलाइंस और क्लियर बॉर्डर्स। लियोनार्डो ने लाइट का असली नेचर समझ लिया था। लाइट कभी भी रफ एजेस नहीं बनाती, बल्कि एक स्मूथ ग्रेडियंट बनाती है फ्रॉम ब्राइट टू शैडो बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, जो कॉन्सेप्ट बेसिकली आगे जाकर लाइट का इनवर्स स्क्वायर लॉ बनेगा। इस अंडरस्टैंडिंग से लियोनार्डो ने रियलिस्टिक पेंटिंग की एक नई टेक्निक ही इजाद कर दी, कॉल्ड स्फुमाटो। एक इल्यूजन जहां पर रफ एजेस हवा में घुल जाते हैं और कैरेक्टर का फॉर्म रोशनी से स्कल्प्ट होता है, ना कि आउटलाइन से। साइंस के नजर से चीजों को देखना, साइको माइंडसेट वंस अगेन राइट देयर। साल 1480 लियोनार्डो को फ्लोरेंस में अजीब सी घुटन फील होने लगती है और यह पेंटिंग रिलीज होती है, ब्यूटीफुल जिनेवरा दे बेंची। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस डीप थिंकिंग में वेस्टर्न आर्ट में पहली बार एक गहरी सोच जन्म ले चुकी थी। मगर फिर अचानक से नोटबुक्स में ये तबाही मचाने वाले हथियारों के ड्राइंग्स कैसे आने लगते हैं? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लियोनार्डो के अंदर की आग क्यों भड़कने लगती है? हिस्टोरियंस ने लियोनार्डो के दो चेहरे देखे। एक तरफ एक शांति प्रिय वेजिटेरियन इंसान जो जानवरों से तक इतना प्यार करता था कि बाजार से पंछियों को खरीदकर उन्हें पिंजरों से आजाद करता था, और दूसरी तरफ जो इंसानियत को तबाह करने वाले वॉर मशीन्स बनाता। हिस्टोरियंस के लिए यह एक बड़ा पजल बन गया कि लियोनार्डो के अंदर छुपा इंसान हीरो था या फिर विलन। सो कैसे लियोनार्डो अपने अंदर की अच्छाई और बुराई के इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएगा और 20 दुनियाओं में माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज करके सबसे बड़ा जीनियस साइंटिस्ट, इन्वेंटर और आर्टिस्ट एक साथ बन जाएगा? उसके नोटबुक्स दुनिया को 200 साल आगे लेकर जा सकते थे। सो क्यों उसने दुनिया से इन्हें छुपा कर रखा? क्यों लियोनार्डो अंत में अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को सबसे बड़ा फेलियर बताएगा? सब कुछ वेरी सून अगले एपिसोड में। So psychos, stay tuned for the next calling, and Sapiera Videre means learn to know how to see.